हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. अशरफ जी एक राइडर है। हमारे भारत देश के इतिहास में वो एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप से लेकर नॉर्थ मोस्ट टिप तक बाइक से सफ़र किया। यामीन भाई, आप खुद एक राइडर हो, आपको पता है कि राइडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है? 16 साल मैं भी टूरिज्म इंडस्ट्री में था। मैं खुद एक बाइकर था। ऑल ओवर इंडिया रॉयल एनफील्ड एक्सपीडिशन टूर्स कराता था। मैं एक राइडर से ही बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली नेवर गिव अप इन लाइफ। जो भी फ्यूचर में आपका ड्रीम है उसको ज़रूर उसके पीछे भागिए। क्लीन एंड ग्रीन इंडिया और स्वच्छ भारत को प्रमोट करिए। आपको भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमें ढूंढा और हमें एक मौका दिया कि हमारी छोटी सी जो जर्नी थी उस जर्नी को आपने कवर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर आए हैं अशरफ जी से मिलने। मैंने जब पिछला एपिसोड आप लोगों को दिखाया था तब मैंने उसमें बताया था कि अशरफ जी एक राइडर है जिन्होंने हमारे भारत देश के इतिहास में पहले शख्स हैं जिन्होंने बाइक से इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, यानी दक्षिणी छोर से लेकर नॉर्थ मोस्ट टिप, उत्तरी छोर तक, जहां तक रोड मुमकिन है वहां तक उन्होंने अपनी बाइक से सफ़र किया 90 से 100 दिनों के बीच में। और ये जो टूर था उनका मकसद ये नहीं था कि इसमें वे अपनी बाइकिंग स्किल्स दिखाएं या अपने आप को प्रमोट करें। उनका मकसद था कि वे स्वच्छता को प्रमोट करें, साफ़ सफाई को लेकर। जिस तरीके से पिछले एपिसोड में भी हमने आप लोगों को दिखाया कि वे किस तरीके से उन्होंने एक इंडस्ट्री खोल रखी है जहां पे वे प्लास्टिक्स, कांच की बोतलें और जो गत्ते होते हैं, प्लास्टिक के गत्ते होते हैं, इन चीज़ों का वे किस तरीके से रिसाइकलिंग करवाते हैं। उनकी टीम है जो जगह जगह पे, खासकर जो समुद्री इलाका है, समुद्री तट है, वहाँ से जो भी प्लास्टिक्स और जो गंदगी होती है, गार्बेजेस होते हैं, उनको वे जमा करते हैं, फिर अपने फैक्ट्री में लाकर उनको प्रोसेस में डालते हैं ताकि उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके। डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है, लेकिन बड़ा मकसद ये है कि किस तरीके से अपने द्वीप को, अपने शहर को, अपने गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा रख सके। इसी मकसद को अपने ध्यान में रखकर उन्होंने ये पूरी तरीके से निस्वार्थ तरीके से उन्होंने ये जो टूर किया था, ये पूरी तरीके से सेल्फ स्पॉन्सर था। उन्होंने किसी की कोई भी प्रकार की मदद नहीं ली। जो जुनून था कि स्वच्छता को फैलाया जाए, हर देशवासियों के दिल दिमाग पे स्वच्छता आए ताकि वे कूड़ा कचरा ना फैलाए, और जो उनके जो सहयोगी थे, उनके परिवारजन थे, उन लोगों ने जिस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया और वे ऐसे एक 2 पहिए वाली रॉयल एनफील्ड बाइक में निकल पड़े और 90 दिनों में उन्होंने इंदिरा पॉइंट से उमलिंगला, जो आज के डेट में इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड है। इससे पहले जो ये दर्जा जो था खारदुंगला का था। आप सब ने खारदुंगला का नाम सुना होगा, जो लद्दाख में ही है, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड हुआ करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल ही अब वो जो हाईएस्ट मोटरेबल पासिंग रोड है वो उमलिंगला है, लद्दाख।
यहाँ तक अशरफ जी ने सफ़र तय किया। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि मकसद था स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना लोगों के बीच में। इनके इस सफ़र में इन्होंने कई सारी कठिनाइयों का भी सामना किया, कई सारे ऑब्स्टेकल्स आए जिनको वे बड़े आसानी से पार करते गए, क्योंकि जो जुनून था वो इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था और वे कामयाब भी हुए। इन सब चीज़ों को और इनके पूरे टूर को जानने के लिए हम चलिए सीधे उनके दफ्तर चलते हैं। डॉलीगंज इंडस्ट्रीज़ में उनका एक दफ्तर है, वहाँ पर आए हैं। चलिए हम सीधे उनसे मिलते हैं और उन्हीं से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। प्रवीण भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। आइए प्लीज़। तो अशरफ जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो है अपने इस टूर के बारे में, इस जुनून के बारे में बताएं सबसे पहले। जुनून जो है वो तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो जब आप वाकई में ही कुछ गोल सेट करके रखे हो। क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स थे, मैं शुरू से ही लेके एनवायरनमेंट में और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। अंडमान का हर बच्चे के अंदर जुनून है कुछ करने का। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ का जो आई बिलीव वाटर में ही कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर बहुत सारा जुनून है, बट दो आई से कि प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी कमी है। एग्जैक्टली। हमारे पास एक्सप्लोजर की कमी है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमति रखता हूं अशरफ जी के, क्योंकि जब हम भी यहाँ के युवाओं से मिलते हैं तो जिस अंदाज से वे बात करते हैं, वे अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। और आप देख भी रहे हो कि फिर वो चाहे स्पोर्ट्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, जब ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था तो यहाँ के लोग भीतर में ही रह रहे थे। अब जब थोड़ा सा एक्सपोजर हमें मिलने लगा है, राष्ट्रीय स्तर से भी हमारे और नज़र पड़ने लगी है, तो आप देख रहे हो कि हमारे द्वीपों के जो युवा हैं हर फील्ड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाकर मेडल्स लाते हैं, विजेता बनकर आते हैं। टोटली एग्री विद यू सर। मुझे लगता है कि देयर इज़ नो लिमिट। जैसे स्काई का कोई लिमिट नहीं होता, वैसे हमारे सपनों का भी कोई लिमिट नहीं होना चाहिए और उसके पीछे डेफिनेटली काम करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो पॉजिटिव चीज़ के लिए है और उस चीज़ से किसी का अच्छा हो रहा है, आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है और दूसरों के लाइफ में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अपने जुनून को वाकई में ही जीना चाहिए मेरे। तो ये बाइकिंग का जुनून किस वजह से आया, कैसे आया, कब शुरुआत हुई इसकी? बाइकिंग का एक्चुअली मेरे इस लिस्ट में नहीं था ये। Okay. बाइकिंग मैं पहले करता था, एक्चुअली मुझे ये स्टार्ट करना था गाड़ी पे। Okay. तो पर मैंने इसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था 3 महीने से, तो उसमें काफ़ी चीज़ें चैलेंजेस मेरे को समझ में आ रही थी ट्रांसपोर्टेशंस को लेके। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी बिग थिंग। जैसे आपको पता है अंडमान में हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है कोई भी चीज़ को भेजने और लाने का, तो शिप का एक ज़रिया था। तो मुझे लगा कि इट विल बी गोइंग टू एक्सपेंसिव। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन चूज़ अ बाइक, बिकॉज मैं पहले भी राइड करता था। तो मुझे लगा कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देन मैंने इसको पूरी बाइकिंग के ऊपर प्लान किया। 3 महीने इसको पूरी लिस्ट आउट किया मैंने, 3 महीने का पूरा वर्क चार्ट था इस पे कि हम कैसे इसको करेंगे और कहाँ से करेंगे और इसके पीछे एजेंडा क्या होगा अपना करने का, पर्पस क्या होगा और उससे बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो वो चीज़ को हमने 3 महीने उसके ऊपर वर्कआउट किया पहले। उसके बाद हमने फाइनलाइज किया कि हमें इसको बाइक पे ही करना है करके। क्या मकसद था सर आपका ये पूरा करने का? सर ये बाइक राइड, पहले तो मैं डेफिनेटली सबको बताऊंगा कि इट इज़ नॉट ओनली राइड, इट इज़ विजन एंड अ मिशन। विजन में अगर पूछूं तो आप पूछोगे तो विजन क्या है, तो विजन ये है कि मेक आ इंडिया क्लीन एंड ग्रीन। और मिशन ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं अबाउट द अवेयरनेस ऑफ स्वच्छ भारत, अबाउट अंडमान टूरिज्म और अबाउट दिस क्लीन एंड ड्राइव। तो ये मिशन था कि मैं लोगों पर कहाँ से कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। तो जिसमें काफ़ी हद तक मैं ये बोलूँगा कि 99% मैं वहाँ तक पहुँच पाया। बाइक आज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हर किसी को बाइकिंग तो करना ही करना। तो मेरा एक था कि एक तो AN रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरे मेरे बाइक्स पे काफ़ी पाइनियर्स एंड गेयरअप्स काफ़ी लगे हुए हैं। तो उसमें मैंने पूरा स्लोगन लिखा हुआ था, स्वच्छ भारत और अंडमान के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ था। तो वो एक ऑटोमेटिकली वो एक प्रमोशन कर रहा था अंडमान के बारे में। तो मैं जो स्टेट्स में जा रहा था तो वहाँ लोग मुझे रोक के पूछते थे कि आप कहाँ से हो। काफ़ी लोगों को तो काफ़ी कन्फ्यूजन था
कि अंडमान कहाँ है करके, और एएन नंबर सोच के तो वो सोचते थे पता नहीं अमेरिका है क्या है, काफ़ी कंफ्यूजन था। तो मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाया, उन लोगों को बता पाया, गूगल में बता पाया। उनमें से कई टूरिस्ट तो अभी विजिट भी कर चुके हैं जो जिनसे मैं मिला था, तो वो लोग काफ़ी आए भी हैं, दिसंबर में आके गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप अगर इसको, जैसे मैंने शुरू से आपको बताया कि मैंने पहले भी इवेंट किया था, जो इवेंट का मकसद ही यही था कि स्किल्स ऑन ट्रैक नॉट ऑन द रोड। हम हीरोबाजी करने से अच्छा अगर हम उस चीज़ को समझे कि इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करे जाए ताकि हमारे जो यूथ है वो इससे और अट्रैक्ट हो कि यार राइडिंग गेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेलमेट्स इंपॉर्टेंट होता है, राइडिंग गेज इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऐसे सारे जर्नी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा मैसेज यही था लोगों से कि जब मैं ये इसको कर रहा था तो मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई इस चीज़ को समझे, अगर आपके माध्यम से अगर कोई देख रहा है तो डेफिनेटली अगर उसको ऐसे कोई राइड करना है या उनको ऐसा, तो वो मुझसे हेल्प ले सकता है। मैं उनको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 90 डेज़ का, ये मैं शेयर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या था कि जो चेन्नई वाली टीम थी वो बेसिकली मेरे बाइक में एक जीपीएस लगा हुआ था। तो उनका काम था कि वो मुझे ट्रैक करे कि मैं किधर हूँ, किस लोकेशन पे हूँ। दूसरा उनका काम ये था कि मेरे जितने भी कनेक्शंस है, मतलब जो भी मैं नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा हूँ उस स्टेट में जो भी एनजीओज है, जो भी राइडर्स है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ताकि जब मैं वहाँ पहुँचूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कन्याकुमारी से केरला जा रहा हूँ, से केरला पहुँचने से पहले मेरा ऑलरेडी एक वहाँ पे मीटअप प्लान हो रखा होता है, एक इवेंट होता था वहाँ। जी बेसिकली वहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है जहाँ पे मुझे जाके अंडमान को रिप्रेजेंट करना था, अंडमान के बारे में बताना था, उनके जो इश्यूज है उनको समझना था और अपने कुछ फीडबैक्स देने थे। और उनका जो बढ़िया चीज़ चल रहा है, जो भी उनके पॉजिटिविटीज़ है, बेसिकली मान लीजिए अगर वो स्वच्छ भारत या ऐसा कोई भी काम पे, जैसे प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग, कोई भी काम पे वो कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, उसको देखना, उसको समझना और उन चीज़ों को लेकर इम्प्लीमेंट करना। मतलब मैं वो चीज़ों को राइट डाउन कर रहा था कि हाँ ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर कर रहा था कि क्या क्या चैलेंज हमारे यहाँ पे और क्या क्या हमारे यहाँ बढ़िया चीज़ें हैं। तो वो एक बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मीट एंड ग्रीड वाला एक्सचेंज हम हर स्टेट पे कर रहे थे। वहाँ के एनजीओज के साथ, वहाँ के राइडर क्लब कम्युनिटीज़ जो हैं, जो भी क्लब्स हैं, कर रहे थे। तो ये एक टीम थी जो पहले से ही प्लान आउट कर रही थी। और मेरा पर डे का एक 500 का टारगेट होता है किलोमीटर्स का। तो मैं ये 500 a day, या तो वो डिपेंड करता था, स्टेट टू स्टेट वेरी करता था कि कौन से स्टेट में मैं कितना राइड कर रहा हूँ। और ये भी एक दिन पहले डिसाइड हो जाता था। टीम के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते थे हेल्थ कंडीशन, क्योंकि आप भी एक राइडर हो, मुझे पता चला, तो आपको पता होगा कि एक राइडिंग का क्या क्या चैलेंजेस होता है, एक राइडर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होता है। चाहे वो सोना हो, खाना हो, पीना हो, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आप ब्रेकफास्ट ज़्यादा खा लोगे या लंच ज़्यादा खा लोगे तो आपको राइडिंग पे नींद आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप ना खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ना स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो ये जो टीम थी, इनका काम ही यही था कि मेरा पहले से ही प्लान आउट कर ले कि मेरे को कहाँ मिलना है, किन से मिलना है, ताकि वो मेरे चीज़ लिए ईजी हो जाता। तो वो बेसिकली पूरे एक ट्रैक था, 1-2 दिन पहले ही ट्रैक डिसाइड हो जाता था कि कौन से एनजीओ से मिलना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते थे। और मतलब इट इज़ अ मीट एंड ग्रीड। उनको भी कुछ समझने को मिलता था हमसे और हमें भी समझने को मिलता था। और उसी दौरान क्या करते थे, हम लोग कोई ऐसे जगह पे मिलते थे जहाँ पे हम अंडमान के टूरिज़्म के बारे में बात कर सके। एक लोकल क्राउड पे जो बाइकर्स कम्युनिटी है वो अरेंज करती थी, जहाँ पे हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेते थे टूरिज़्म के बारे में, राइड के बारे में, और जितने भी क्लीनिंग ड्राइव हमने वहाँ पे मैंगलोर में, मैं बता रहा हूँ, मैंगलोर में हमने बाइकर कम्युनिटी के साथ वहाँ पे बीच क्लीनिंग किया। उन्होंने मेरे को बुलाया, बीच क्लीनिंग के साथ हमने काफ़ी मैसेजेस वहाँ पे स्प्रेड करे। प्लस वहाँ के जो भी लोकल बॉडी थे, जितने भी लोकल वर्कर थे जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिला। केरला में मुझे बुलाया गया स्कूल्स पे स्पीच के लिए, अंडमान के बारे में बताने के लिए। मुंबई में मुझे बुलाया गया, मुंबई में एक स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया सेम इसके लिए। तो ऐसे कई जगह पे मौका मिला मुझे अंडमान को बताने के लिए। कोट्टयम पे बुलाया गया, त्रिवेंद्रम पे बुलाया गया, मैंगलोर पे हमने बीच क्लीनिंग किया है। इवन गुजरात में भी मुझे बुलाया गया
गुजरात में भी हमने 2 अक्टूबर को, मैंने 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर पे वहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव किया राइडिंग कम्युनिटर के साथ, प्लस जो वहाँ के लोकल NGOs है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ मुझे मौका मिला करने के लिए। तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझ जैसे आइलैंडर को, वहाँ पे आके एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। हर आइलैंडर को ट्रैवल करना चाहिए और सेफ्टी के साथ करिए, सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ ट्रैवल करिए, बट आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जो भी बातें अशरफ जी कह रहे हैं, अगर उसे वाकई में आपने महसूस करना है तो फिर आपको उनकी बातें सुननी भी पड़ेगी, यानी कि आपको ट्रैवलिंग पे निकलना ही पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो फीलिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली उन चीज़ों का अनुभव लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि 16 साल मैं भी टूरिज़्म इंडस्ट्री में था। मैं खुद एक बाइकर था, ऑल ओवर इंडिया रॉयल एनफील्ड एक्सपीडिशन टूर्स कराता था। तो हमारी कंपनी से मैंने भी एक टूर कराया था 2002 में स्वीडन ग्रुप को लेके, कन्याकुमारी टू खारदुंगला। उस वक्त जो है खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था। तो हमने, हमारी कंपनी ने 144 डेज़ में कन्याकुमारी टू खारदुंगला किया था इसी रॉयल एनफील्ड में, और हमारे 72 लोग थे टोटल 36 बाइक्स में। उस हिसाब से तो आप भी एक राइडर ही हो गए, मतलब मैं एक राइडर से ही बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। अंडमान में बहुत लोग जानते हैं कि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ, और मेरा मेन जो काम था वो बाइक टूर ही था। रॉयल एनफील्ड ही होते थे हमारे 350 क्लासिक एंड 500 बुलेट, इसी के टूर्स हम लोग ऑल ओवर इंडिया कराते थे। इस पूरे दौरे के लिए कि आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सम्मानित किया गया, पर्टिकुलरली इस दौरे के लिए? हाँ, मुझे हर स्टेट में, अब राइडिंग कम्युनिटी ने तो इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता आपको। दिल्ली में मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया। केरला में किया गया, राजस्थान में किया गया। मतलब मुझे शायद ही कोई ऐसा स्टेट लग रहा है जहाँ पे मुझे बुला के उन्होंने नहीं ट्रीट किया। उन्होंने हर स्टेट अपने लेवल पे कर रहा था, जो भी राइडर्स कम्युनिटी और NGOs वगैरह थे। तो जयपुर में भी काफ़ी प्यार मिला मेरे को। तो आई थिंक सारे स्टेट में मुझे, ऑलमोस्ट सारे स्टेट पे मुझे बुला के बहुत प्यार दिया उन्होंने। सर, हम यहाँ पे कुछ अवार्ड देख रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, कि आप इस बारे में हमें थोड़ा बताना चाहोगे प्लीज़? जो अवार्ड है ये 2015 में पोलारिस, आपने सुना होगा, पोलारिस जो है वर्ल्ड का नंबर 1 ऑफ रोड बाइक बनाता है। तो ये मैं दिल्ली में, मैं एक्चुअली चेन्नई का विनर था, तो मुझे दिल्ली बुलाया गया, वहाँ पे भी इवेंट हुआ, तो मैंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये ट्रॉफ़ी उस इवेंट का ही है, दिल्ली का है ये। तो सर ये मैं पूना में ऑफ रोड चैलेंज था, तो ये मैंने पूना में पार्टिसिपेट किया था। और पूना में ये 2015 का है। 2015 में मैंने ऑफ रोड चैलेंज वहाँ पे किया था। ये सर जयपुर का है, जयपुर में एक्सट्रीम T3 है ये एक्सट्रीम T3 का मैं विनर था, मतलब आई वॉज द फर्स्ट वहाँ का चैम्पियन था। ये जो है दिस इज़ रॉयल राजस्थान चैलेंज है, ये थर्ड डिजिट, जो कि ऑलमोस्ट 7 डेज़ लगते हैं पूरे इवेंट को ख़त्म होने। 3 से 4 दिन का ये कंपटीशन कंटिन्यू चलता है, मॉर्निंग इवनिंग कंपटीशन चलता है, जिसमें आपको नाइट पे भी ड्राइव करना है और मॉर्निंग में भी ड्राइव करना है। स्टेजेस होते हैं इसमें, स्टेज 1, स्टेज 2, हर स्टेज 100, 150, 50 ऐसे किलोमीटर्स का होता है। तो उसमें आपको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों चलाना है। तो उसमें मैं फर्स्ट आया था अंडमान से, मैं पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, जैसे बेसिकली आपको मैकेनिक्स हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, फिर आपके खुद के डॉक्टर, मतलब ये पूरा एक रैली जो होता है, ये पूरा एक इवेंट ऐसा होता है कि आपको पूरे सेटअप के साथ ही वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये मेरा फेवरेट चैलेंज था ये। फिर उसके बाद ये चेन्नई में 2015 में पोलारिस चैलेंज हुआ था, तो ये भी मैं वहाँ का विनर था। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये भी ऑफ रोड इवेंट था ये। ऐसे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी जिस तरीके से आपने इन अवार्ड्स अचीवमेंट्स को देखा है अशरफ जी का, तो अगर ये चाहते तो ये इसी फील्ड में और आगे बढ़ सकते थे और पूरे देश भर में भी नाम कमा सकते थे, मगर इन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और वो ये था कि इनको बहुत चिंता थी शुरुआत से ही
कि अंडमान निकोबार में जो है गंदगी, जो गार्बेजेस हर जगह फैलती है, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। बिना सहारे के सेल्फ सिंगल हैंडेडली इन्होंने इसकी शुरुआत की। इनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए, हमारे अंडमान निकोबार के बारे में बताया जाए कि हमारे देश में जन्नत जैसी एक जगह है अंडमान निकोबार, जिसका प्राकृतिक सुंदरता इतना सुंदर है कि ये पूरी दुनिया में इसका नाम होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक से एक एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, फिर चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, जो पूरी दुनिया में यहीं पे पाए जाते हैं। हमारे पास 2 एक्टिव वॉल्केनोज है। ज्योग्राफिकली भी हमारे द्वीपों को काफ़ी मान्यता मिलती है। बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे 6-7 अलग अलग किस्म के जनजाति भी अंडमान निकोबार में आज तक सरवाइव करते हैं। अगर आप नॉर्थ सेंटिनलीज की बात करें तो ये सिर्फ अभी अंडमान निकोबार में ही है पूरी दुनिया में, जो अब तक टोटली जो इंसानों से दूर अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं, जिसके लिए भी हमारा अंडमान निकोबार जाना जाता है। तो ये सारी जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? ये निकल पड़े रॉयल एनफील्ड बाइक में और इन्होंने सदर्न मोस्ट पार्ट से लेकर पूरे भारत के कई सारे राज्यों को छूते हुए नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट तक गए और इस अभियान को इन्होंने किया। अभी हम अशरफ जी के साथ हैं यहाँ पे फ्लैग पॉइंट के पास। आखिर में अशरफ जी से जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीपवासियों को ये जो पूरा टूर आपने किया, इसको लेकर क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही रहेगा सभी को, खासकर अंडमान वालों को तो बोलना चाहूँगा कि नेवर गिव अप इन लाइफ। हर किसी को एक पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ना चाहिए और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी फ्यूचर में आपका ड्रीम है, उसको ज़रूर उसके पीछे भागिए और एक अच्छे मकसद से भागिए, ताकि लाइफ में डेफिनेटली आप लोग को आगे भी काफ़ी सारे गोल सेट हो जाएंगे। आप आज एक गोल सेट करोगे तो कल और भी बहुत सारे गोल्स आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हर किसी को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंडमान में जो एक्सीडेंट आए दिन हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअली लापरवाह की वजह से ही हो रहा है। हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, एक्सीडेंट तो होता है, बाद में जो इनोसेंट है वो भी उस चपेट पे आ जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो अपना काम कर रही है, चाहे वो अवेयरनेस रूप पे हो या चलान के रूप पे हो, बट हमें अपना प्रोटेक्शंस खुद समझना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे द्वीप में लड़के जितने भी बाइक्स चलाते हैं, उनके अंदर ये अवेयरनेस तो ज़रूर होना चाहिए कि आप जब राइड कर रहे हो तो यू शुड थिंक अबाउट कि यार आपके साथ और भी जो पीछे लोग चल रहे हैं, आगे जो चल रहे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, जहाँ पे ये अवेयरनेस के बारे में हम इवेंट भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि जिसमें कुछ इवेंट कराए और उसी में एक अवेयरनेस भी हो। तो वी आर थिंकिंग अबाउट दिस कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा एक प्रोग्राम सेट करें जिसमें हम मैसेज भी दे पाए और उसके साथ में जो भी राइडिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्किल्स ऑन ट्रैक नॉट ऑन द रोड, तो ये चीज़ को आप समझिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड भगाने में कोई हीरोगिरी नहीं होता है। आई थिंक सेफ चलाना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सही बात कही है अशरफ जी आपने। हम चाहे लाख कह लें आपको, जब तक ये जागरूकता आपके अंदर में खुद से नहीं आएगा, तब तक आप ये समझिए कि आप जब सड़क में निकलते हो तो आप सुरक्षित नहीं हो। जब आप खुद के सुरक्षा का ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप दूसरों को भी सुरक्षित रख पाओगे। 90 दिन रात ऐसे 2 व्हीलर पे पूरे दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक पूरे भारत का दौरा करना, एक अच्छे मैसेज के साथ स्वच्छता अभियान को प्रमोट करने के लिए और हमारे अंडमान निकोबार के पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये तभी मुमकिन हुआ जब अशरफ जी ने अपने बाइक को चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों का पालन किया। इन्होंने प्रॉपर गियर्स पहने और हर किसी को ये मैसेज दिया। देखिए, इनके एक दौरे पे कई सारे पॉजिटिव मैसेजेस तमाम देशवासियों को जिन से ये मिले, जहाँ पर ये मिले, उन सब को इन्होंने दिया। स्वच्छता के बारे में जागरूक किया, ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया और साथ ही अंडमान के बारे में भी लोगों को बताया। एक बार फिर कहना चाहेंगे कि यह हमारी खुशनसीबी है कि हम अशरफ जी से मिले और हम उनका इंटरव्यू कर पाए और आप लोगों तक उनका ये बेहतरीन से बेहतरीन मैसेजेस हम आप लोगों को दे पाए। ये हर कोई कर सकता है अगर ये जज्बा जो अशरफ जी के अंदर है, अगर ये हमारे अंदर भी हमने पा लिया तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। अशरफ जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे दौरे के लिए आपको स्पॉन्सर्स मिले?
किन किन लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया, किन किन कंपनियों के पास आप अप्रोच की, या कि कुछ लोगों ने शायद आपके इस जज्बे को देख के खुद से आपके पास आए होंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यामीन भाई, स्पॉन्सर तो बेसिकली मेरे को दो तीन जगह से ऑफ़र आया था, तो और मैंने भी स्टार्टिंग में कहीं पे अप्रोच किया हुआ था। तो लास्ट में मुझे समझ में आया कि हैविंग अ वेरी स्मॉल ऑफ अमाउंट और उस अमाउंट को लेके आप सारे दिन चल रहे हो, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर टू अपने आप को सेल्फ फंडिंग कर लूँ, और जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत क्लियर और बहुत साफ तरीके से इस चीज़ को फोकस करके कर पाऊँगा। तो स्पॉन्सर तो मैंने डेफिनेटली किसी से लिया नहीं है। और दूसरा, अगर इस राइड पे अगर किसी का अगर कंट्रीब्यूशन, अगर मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन, मैं TCI को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ITT जो कैलकाटा शिप, हाँ मैजेस्टिक जो है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो चेन्नई का जो रूट था मेरा, उन्होंने बाइक वहाँ पर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शिप किया था। हाँ शिपमेंट करके दिया था, और आते वक्त कैलकाटा से जो ITT है उन्होंने करके दिया था। तो मैं इन दोनों जो हमारे अंडमान की जो लाइफलाइन मानी जाती है, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने जब बिल आया मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो हमारे तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी डोंट वांट टू चार्ज यू। तो उन्होंने कोई पैसे मुझसे नहीं लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थैंक यू अगर बनता है, अगर मैं थैंक यू पर्सनली बोलना चाहता हूँ, ये थैंक यू उन सभी लोगों का है जो एंटायर इस जर्नी पे मेरा साथ दिया है, प्यार दिया है। तो मैं तो सबसे पहले जो मेरी टीम थी, जो मेरा टीम था, वो जो भी मेरे काम देख रहे थे, जहाँ पे मेरी मीटअप्स थी, जो भी NGOs के साथ हर स्टेट पे जो मेरा टाई अप हो रहा था, जो मेरा स्टे वगैरह का सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा था, तो मैं उस टीम के लिए थैंक यू बोलूँगा। प्लस मैं थैंक यू बोलूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको किसी भी प्रकार का सहयोग मिला सर? सहयोग सर, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि एक मोटिवेशन भी मिलना बहुत बड़ा सहयोग ही होता है। स्पेशली आप यामीन भाई, आप खुद एक राइडर हो, आपको पता है कि राइडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है। बिल्कुल। और राइडर को कोई मोटिवेट कर देना कि नहीं भाई आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो दैट इज़ अ बिग थिंग। तो मैं CS सर से भी मिला था जाने से पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जिन से मिला, जैसे कैम्बल बे के AC सर थे, उन्होंने फ्लैग ऑफ भी किया था वहाँ से मुझे, और PBMC चेयरमैन मैडम थी, उन्होंने भी फ्लैग ऑफ दिया मुझे। तो ये एंटायर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जिनसे भी मिला, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे, और बड़ा पॉजिटिव था। तो उस मोटिवेशन के लिए मैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा। DG सर को भी थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस चीज़ के लिए कि जो मैं राइड करके आया हूँ। तो उन्हें भी थैंक यू बोलूँगा, और आपको भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमें ढूंढा और हमें एक मौका दिया कि हमारी छोटी सी जो जर्नी थी, उस जर्नी को आपने कवर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए, इनके एक दौरे पे कई सारे पॉजिटिव मैसेजेस तमाम देशवासियों को, जिन से ये मिले, जहाँ पर ये मिले, उन सबको इन्होंने दिया। स्वच्छता के बारे में जागरूक किया, ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया, और साथ ही अंडमान के बारे में भी लोगों को बताया। एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अशरफ जी से मिले और हम उनका इंटरव्यू कर पाए, और आप लोगों तक उनका ये बेहतरीन से बेहतरीन मैसेजेस हम आप लोगों को दे पाए। हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनके इस छोटे से दौरे से बहुत सारी सीख मिली होगी, पॉजिटिव थॉट्स आए होंगे, और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इन पर अमल करोगे और अपने द्वीप को स्वच्छ रखने में अपनी हिस्सेदारी ज़रूर दोगे। इसी उम्मीद के साथ, और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।